एक तरफ वाइसरॉय है, दूसरी तरफ जिन्ना है, बीच में हम खींचे जा रहे हैं। क्या लगता है मेनन तुम्हें? मुझे भी लगता है कि ये मिली जुली सरकार तो नहीं चलेगी। जय हिंद फ्रेंड्स, आज़ाद भारत के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त क्या हुआ था और गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा था। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे सरदार पटेल और उसके सचिव वीपी मेनन ने हमारे भारत को एकजुट किया और क्या थे उसके योगदान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद भी हुआ और पाकिस्तान अलग भी हुआ। और जब भारत आज़ाद हुआ तब हमें पूरा का पूरा आज जो हमें भारत दिख रहा है वैसा भारत हमें नहीं मिला था। टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित भारत हमको मिला था। और तब के भारत में कुछ क्षेत्र में अंग्रेज थे, कुछ क्षेत्र में पोर्टुगीज़ थे, कुछ क्षेत्र में फ्रांसीसी थे, तो कुछ क्षेत्र में राजे रजवाड़े थे। हालांकि ये राजे रजवाड़े अंग्रेजों की कठपुतली हुआ करते थे। अंग्रेज ये राजा महाराजाओं को आगे रखकर पर्दे के पीछे रहकर शासन कर रहे थे। अंग्रेज ने जब हमें आज़ाद किया तो सिर्फ वही क्षेत्र दिया जिसमें अंग्रेज का डायरेक्ट अधिकार था, डायरेक्ट। बाकी के क्षेत्र जो राजा रजवाड़े के क्षेत्र में आते थे, पोर्टुगीज़ के क्षेत्र में आते थे, फ्रांसीसियों के क्षेत्र में आते थे, उनको 3 ऑप्शन दिए। पहला, भारत के साथ मिलना चाहते हो तो उसके साथ मिल सकते हो। दूसरा, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो तो उसके साथ भी मिल सकते हो। तीसरा, अगर स्वतंत्र रहना चाहते हो तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हो और अपना खुद का देश भी बना सकते हो। तो अब भारत में 565 ऐसे क्षेत्र थे जहां ये राजे रजवाड़े के शासन थे और उसमें से ये बहुत सारे राजे रजवाड़े स्वतंत्र रहना चाहते थे। दीव दमन, गोवा, दादरा नगर हवेली, यहाँ पर पोर्टुगीज़ का राज था और वो क्षेत्र पोर्टुगीज़ के अंडर में थे और पोर्टुगीज़ स्वतंत्र रहना चाहते थे। पुडुचेरी, चंद्रनगर, यमन, माहे, कराईकल, ये सारे फ्रांस के अंतर्गत आते थे और ये भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो ये थी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, 565 रियासत को भारत के साथ जोड़ना और भारत को एक बड़ा भूखंड प्रदान भी करना था। तो ये थी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती। और सरदार पटेल ने एक नीति का प्रयोग किया और वह नीति है छड़ी एवं पुरस्कार। उस नीति के माध्यम से सरदार पटेल ने 562 रियासत को भारत में मिला लिया। तो क्या थी वह नीति, उस पर भी हम बात करते हैं। छड़ी एवं पुरस्कार की नीति, यह नीति थी कि सरदार पटेल इन राजाओं से मिलते थे और वह राजा को प्रलोभन देते थे, लालच देते थे कि तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करो, यानी कि सिग्नेचर करो। तब वह राजा कहते थे ये एग्रीमेंट क्या है? तब पटेल कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन यह है कि जो भी तुम्हारी अंग्रेजों के वक्त स्थिति थी वही स्थिति हमारे वक्त बनी रहेगी। मतलब कि तुम्हें सिर्फ विदेश नीति, प्रतिरक्षा और संचार हमें सौंपना पड़ेगा और वह चीज़ जो तुमने अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों को दी थी वो हमें दे दो। बाकी तुम सब कुछ रखो, तुम्हारा महल, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा खजाना, तुम्हारे दास दासियाँ, तुम्हारी पत्नियाँ, वो हमें नहीं चाहिए। और तुमने अपना पूरा भूभाग यानी कि तुमने अपना राज्य भारत सरकार को सौंप दिया है। अब वह राज्य में भारत सरकार की संपूर्ण सत्ता रहेगी। बदले में तुम्हें भारत सरकार के तरफ से एक खास रकम मिलेगी जिसको प्रिवी पर्स कहते हैं। रातों रात हमें भिखारी बनाकर सड़क पर नहीं ला सकते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तानी सरकार आप जैसे राजवंशों का पूरा ख्याल रखेगी। आपके महल, नौकर चाकर, सारी संपत्ति आपके साथ ही रहेगी। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में जो खर्च होता है उसका क्या होगा? उसके लिए एक निश्चित रकम आपको प्रीवी पर्स के तौर पे मिलेगी, टैक्स फ्री। तब ये राजाओं ने कहा कि अगर हमने इस पर साइन नहीं किया तो तब पटेल ने कहा कि हम तुम्हारे राज्य में विद्रोह भी खड़ा कर सकते हैं क्योंकि जनता हमारी तरफ है और उस विद्रोह में हम भी शामिल हो जाएंगे। अगर जनता ने विद्रोह किया तो राज, पाठ, ऐश्वर्य, सत्ता सब कुछ चली जाएगी, सब कुछ छीन जाएगा। मर्जी आपकी है, आपको भारत में मिलना है या फिर स्वतंत्र रहना है। तो फिर 562 राजा ने डर से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन कर लिया और भारत के साथ मिल गए। तो ये थी छड़ी एवं पुरस्कार की नीति। मतलब कि पहले राजा को पुरस्कार दो, उसको लालच दो, अगर ना माने तो उसको धमकाओ, डराओ। हालांकि हमारे भारत
पूरी तरह धमकियों से एक हुआ है। वो कहते हैं ना, दाग अच्छा है, वैसे ही धमकियाँ अच्छी है। अगर भारत एकजुट हुए तो ये धमकियाँ अच्छी है। परंतु 3 जगह ऐसी भी थी जो हमारे साथ नहीं मिलना चाहती थी। पहली जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद और तीसरी जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ जो गुजरात के सौराष्ट्र के भाग में आता है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। हालांकि वहाँ का राजा मुस्लिम था, मोहम्मद खान, और वहाँ की प्रजा हिंदू थी। और 15 सितंबर 1947 में जूनागढ़ पाकिस्तान के विलय पत्र में साइन कर देता है। परंतु सरदार पटेल समझ जाते हैं कि यह जिन्ना की चाल है, पाकिस्तान की चाल है। जूनागढ़ तो सिर्फ मोहरा है, असली नज़र तो जिन्ना की कश्मीर में है। असल में रियासतों की ये शतरंज में जूनागढ़ तो एक प्यादा है। मिस्टर जिन्ना की नजर तो हैदराबाद और कश्मीर पे है। जूनागढ़ ने पाकिस्तान के विलय पत्र पर साइन किया। यह बात सुनकर वहाँ की जनता विद्रोह कर देती है और जूनागढ़ का राजा मोहम्मद खान पाकिस्तान भाग जाता है। तो अब रियासत चलाने के लिए बच गए दीवान शाहनवाज भुट्टो, और शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई। हालांकि जूनागढ़ तो एक प्यादा था, प्यादा। ना तो जिन्ना ने शाहनवाज भुट्टो का कोई जवाब दिया, ना तो जिन्ना ने शाहनवाज भुट्टो की मदद की। प्यादा था तो प्यादे को रास्ते से हटा दिया। फिर जूनागढ़ का दीवान शाहनवाज भुट्टो वो भारत सरकार को पत्र लिखकर कहता है कि यहाँ की आबादी को देखकर ऐसा लगता है कि जूनागढ़ भारत का ही हिस्सा है, इसलिए कृपा करके इधर आए और कागजी कार्रवाई पूरी करे। तो पटेल को लगा अगर ऐसे लेंगे तो इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा कि जबरदस्ती लिया, जबरदस्ती छीन लिया। इसलिए पटेल जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराते हैं, जनमत संग्रह। जनवरी 1948 में जनमत संग्रह भी हुआ और 99% वोट भारत के पक्ष में आए और जूनागढ़ भारत का हिस्सा भी बन गया। तो कुछ इस प्रकार जूनागढ़ हमारे भारत में शामिल हुआ। हालांकि जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ उससे हमारी एक समस्या तो ख़त्म हो गई, परंतु एक बड़ी समस्या हमारे सामने और थी, वो थी हैदराबाद। हैदराबाद ग्रेट ब्रिटेन जितनी बड़ी रियासत थी। इसमें आज के भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिले शामिल थे। और हैदराबाद का निज़ाम मीर उस्मान अली बहादुर था। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे। इसका ऐलान 12 जून 1947 में निज़ाम ने कर दिया था। 11 नवंबर 1947 को हैदराबाद के निज़ाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किया, परंतु इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन नहीं किया। मतलब कि हैदराबाद पूरी तरह से भारत से तो नहीं जुड़ा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यह है कि वह काम जो उस दौरान, उस वक्त में, तब के भारत में और तब के हैदराबाद में चल रहा था, वो 1 साल के लिए चलता रहे। ना तो उसमें कोई छेड़खानी की जाए, ना तो उसमें कोई बदलाव किया जाए। यह है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। हैदराबाद के निज़ाम ने 1 साल की मांग की कि हम 1 साल सोचेंगे, बाद में देखेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर साइन करनी है या फिर नहीं करनी है, भारत के साथ जुड़ना है या फिर नहीं जुड़ना है, हम देखेंगे 1 साल के बाद। हैदराबाद में एक संगठन था MIM, वो आज भी है, मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यह संगठन नवाब का साथ दे रहा था और MIM संगठन चाहता था कि हैदराबाद पाकिस्तान से मिले अथवा स्वतंत्र रहे, परंतु भारत से तो नहीं मिले। कासिम रजवी MIM के नेता थे। 1947 नवंबर के महीने में कासिम रजवी दिल्ली आया, बातचीत करने के लिए नहीं, धमकी देने के लिए। ये बार भूलेंगे नहीं, आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे हैदराबाद आजाद रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और निजाम साहब की बात और है, वो खुदा के वली, उनके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। हिंदुस्तानी फौजों को हैदराबाद में दाखिल होने से पहले उन्हें हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मरने वालों में सिर्फ हम ही हों। 1 करोड़ 40 लाख हिंदुओं को इससे पहले मरना होगा। हैदराबाद में एक और संगठन था, रजाकार। वो MIM की विचारधारा के तहत हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था। रजाकार संगठन में कुछ 1 लाख या फिर 2 लाख लोग थे और ये संगठन हिंसक कार्यवाही में विश्वास रखता था। रजाकार संगठन ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए 1 साल में हैदराबाद में खूब हिंसा की और ये संगठन ने उन लोगों को चुन चुन कर मारा जो हैदराबाद को भारत के साथ मिलाना चाहते थे। लेकिन आखिर कब तक सहन करेगा कोई? निजाम और रजाकार मनमानी करते हैं, कत्लेआम, लूट मार,
ये 145 बार हमारी सीमा में घुसपैठ, 325 लोगों की हत्या, 12 रेलगाड़ियों पर हमला और 1.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की लूट। क्या ये ऐसा लगता है कि हैदराबाद में दिन में रजाकार राज करते हैं और रात को कम्युनिस्ट। अंत में थक हार कर 13 सितंबर 1948 को पटेल नेहरू की परमिशन के बिना सेना भेज देते हैं हैदराबाद में। युद्ध कुछ 5 दिन चला। 5 दिन के बाद हैदराबाद की सेना सरेंडर कर देती है। इसको कहते हैं पोलो ऑपरेशन। और फिर युद्ध हार जाने के बाद हैदराबाद के नवाब मान जाते हैं हैदराबाद को भारत में जोड़ने के लिए। तो कुछ इस प्रकार हैदराबाद हमारे भारत से जुड़ा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम कश्मीर के ऊपर बात करेंगे कि कश्मीर हमारे भारत से क्यों आधा ही जुड़ा और नेहरू की क्या गलती थी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।